हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, साइकोलॉजी के क्वेश्चन वाली श्रृंखला में आज हम हमारा नया पेपर है वो रीट 2018 का लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में आपको रीट 2018 लेवल सेकंड के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी वाले मिलेंगे, जिसमें हर एक कंसेप्ट को समझाने का मैंने प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज लगभग 1000 क्वेश्चन वो साइकोलॉजी के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ये वीडियो पूरे देखने चाहिए और लास्ट तक देखने चाहिए। आप अपनी स्पीड के अनुसार स्पीड बढ़ा सकते हैं, मोबाइल की 2 गुना 1.5 गुना या सवा गुना कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे क्वेश्चन वो देखने चाहिए। क्योंकि आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि यार लगभग क्वेश्चन है वो 50 से 60% तो एज इट इज़ आपको मतलब ऐसा का ऐसा मिलता है। एग्जाम में, आने वाली एग्जाम में 50 से 60% तो लगभग पूरे जो पुराने क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं, या उनमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज में उलझाने का आपको प्रयास करता है। तो आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे एग्जाम में आए हुए, तो आपको हर एक कंसेप्ट या लैंग्वेज वो आराम से समझ में आ जाएगी। तो आप ज़रूर देखें, बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक जगह मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, सीरीज़ कोड है एफ का, पेपर कोड ST2 2017। यहाँ पे 2017 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विज्ञप्ति वो 2017 में आई थी और एग्ज़ाम आपकी फरवरी 2018 में हुई थी। तो ये उसी का पेपर है। हम देखते हैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में। आप बने रहिए लास्ट तक, आपको ज़रूरी एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बच्चों को सब अध्याय के लिए छोड़ देना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो दोस्तों, मतलब इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान करते हुए एक शिक्षक की क्या आशा नहीं की जा सकती? तो नहीं की जा सकती मतलब बच्चों को सब अध्याय के लिए छोड़ देना, ये आशा हम शिक्षक से नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि पूनम की काल अनुक्रमिक उम्र और तथा मानसिक उम्र दोनों 9 वर्ष हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत, औसत से कम, प्रतिभावान। तो दोस्तों, यहाँ पे काल अनुक्रमिक आयु का मतलब है वास्तविक आयु, और मानसिक आयु दोनों ही बराबर है, मतलब 9 साल हैं दोनों ही। तो आपको पता होगा बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है MA/CA गुना 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 9/9 इंटू 100, और 9 से 9 है वो कट जाएगा, तो आपकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी 100। और आप सबको पता है कि लगभग 90 से 109, 90 से 109 तक कौन सी मतलब वर्ग होता है? तो औसत होता है। एवरेज आयु का वर्ग है वो 90 से 109 के मध्य होता है, औसत। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन से सबलीनता के लक्षण हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण और ऊपर लिखित सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, 2-3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। तो निम्न में से कौन से सबलीनता के लक्षण हैं? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कमजोर सामाजिक व्यवहार भी होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार भी होता है, कमजोर संप्रेषण, ये सभी हैं वो सबलीनता के लक्षण है। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी या ऊपर लिखित सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को विकास या डेवलपमेंट, संतुलन, वृद्धि और परिपक्वता। तो दोस्तों, मात्रात्मक मतलब जिसकी हम मात्रा को नाप सकते हैं, तो मात्रात्मक पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी मतलब वृद्धि की बात हो रही है, क्योंकि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं विकास में, मात्रात्मक और गुणात्मक भी, लेकिन सिर्फ मात्रात्मक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, वृद्धि या ग्रोथ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, और ऊपरी लिखित सभी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक का वो ऊपर लिखित सभी काम है वो कर सकते हैं। कि लिंग शिक्षा का भी ज्ञान देना चाहिए, उचित वातावरण है वो भी प्रदान करना चाहिए, और परामर्श या मार्गदर्शन भी सेवा मतलब मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था भी उसके लिए करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा कि क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता, क्योंकि ये तो अचानक जो भी विद्यालय में शिक्षक या प्रधानाध्यापक, हम कोई भी मान सकते हैं, विद्यालय से संबंधित अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करने की जो योग्यता है वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। तो यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान है वो सिद्धांत के निर्माण में सहायता नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ये है वो गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोंडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे को नई चीज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोंडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आप नहीं को अंडरलाइन कर लें कि क्या चीज़ है वो नहीं करनी चाहिए, ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। खोज विधि की बात है वो थोंडाइक नहीं करता है दोस्तों। बच्चे को नई चीज़ें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, ये बात है वो थोंडाइक नहीं करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। अपने और दूसरों में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है केंद्रस्थ या सेंट्रिज्म, जन्नात्मवाद या एनिमिज्म, आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल्यावस्था की बात है तो बाल्यावस्था में अपने और दूसरों के नज़रिए में फर्क करने की अयोग्यता कौन होती है? आत्म केंद्रस्थ या इगोसेंट्रिज्म। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है या फिर कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है, तो ऊपरी लिखित तथ्य में किसने हीन भावना कहा है? कार्ल गस्टव युंग, सिगमंड फ्राइड, अल्फ्रेड एडलर और करेन हार्नी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड एडलर। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। एडलर के द्वारा ये कहा गया है, हीन भावना का है अल्फ्रेड एडलर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडोरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं पुरस्कार या सजा, वास्तविकरण, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, या ऊपरी लिखित कार्य कोई नहीं, ऊपरी लिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है आपसे कि बांडोरा तथा वोल्टर ने कौन सा सिद्धांत वो दिया था, तो एकदम आसान क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको उलझा रहा है लैंग्वेज में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न करके, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना और समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ये बात है वो RTE 2009 में नहीं लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता और नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? पराहम सुपर ईगो, बोथ ईगो और सुपर ईगो, अहम और इदम। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इदम। कि नेगेटिव इच्छा है जिसमें नैतिकता का कोई ज्ञान नहीं होता, सिर्फ जो अपने मन में आता है वही वो करना चाहता है। जैसे बालकों में पाई जाती है, छोटे बच्चों में कोई खिलौना लेना है तो वहीं रोड पे ही वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है कि मुझे तो यही लेना है, वो परवाह नहीं करता घर वालों की। तो नैतिकता से परे बात कर रहा है यहाँ पे। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नियम और जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए। तो सभी आपको ट्रिक पूरी बता दी क्वेश्चन के अंदर, बाद में आपको आंसर पूछ रहा है बताते हुए। तो यहाँ पे हो जाएगा इदम। इदम में सभी दुर्भावनाएं पाई जाती हैं, सभी इच्छाएं हैं, इच्छाओं का भंडार है वो इदम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ऊपर जो 12 क्वेश्चन है आप सबको पता होगा कि क्यों मैं कहता हूँ कि आपको पेपर है वो सोल्व करने चाहिए, क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन है वो
आपको अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन वो नहीं मिले होंगे। लगभग ये सभी क्वेश्चन हमने पहले के पुराने पेपरों में कर लिए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप जो नए क्वेश्चन आते हैं उनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक कॉपी में लिख लें, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ही ज़्यादा उनसे हेल्प मिलेगी कि आप एग्जाम से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले उसका बहुत ही तेज़ गति से रिविजन कर सकते हैं, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन वो याद रहे एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, विलोपन, गठन करना और अप्रकट संवेदीकरण। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ें कि निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों टोकन इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, टोकन इकोनॉमी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अपनी अच्छी तरह से समझाया गया है? पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, वर्जन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति और ऊपर लिखित कोई नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। द्वंद्व की स्थिति में, द्वंद्व आप सबको पता है कि 3 प्रकार का होता है, पद्धति वर्जन, पद्धति और वर्जन वर्जन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान, मतलब एक बच्चा है वो अपनी गलती स्वीकार तो करना चाहता है, मतलब स्वीकार करना, तो यहाँ पे ये पद्धति कर रहा है, मतलब स्वीकार तो करना चाहता है लेकिन वो डर रहा है कि यार मेरे को मास्टर वो झापड़ न लगा दे, मतलब मारवाड़ी में कहते हैं ना झापड़ न लगा दे, मतलब कूट न ले। तो शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को तो स्वीकार करना चाहता है लेकिन शिक्षक के द्वारा दंडित होने से भी वो मतलब डर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, पद्धति वर्जन परिस्थिति। मतलब एक परिस्थिति को तो हम लेना चाहते हैं और दूसरी को हम नहीं लेना चाहते, तो ये यहाँ पे तो होता है पद्धति वर्जन परिस्थिति। और एक होता है वर्जन वर्जन, हम दोनों में ही मतलब नहीं लेना चाहते। जैसे शादी के लिए दो कुरूप लड़कों या लड़कियों का जो रिश्ता आता है, दोनों मान लो आप, तो शादी के लिए दो कुरूप लड़कियों या लड़कों का रिश्ता आना, ये होता है वर्जन वर्जन विरोधाभासी, मतलब दोनों में से किसी से शादी नहीं करना चाहता। तो ये हो जाएगा मतलब बाह्य बाह्य भी हम इसको कहते हैं, या फिर वर्जन वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। और पद्धति पद्धति ये होता है कि मान लीजिए आपने रिट का फार्म लगा दिया और आपने पटवारी का भी लगाया, लेकिन अब तो ये विरोधाभासी नहीं होगी। सॉरी दोस्तों, क्योंकि नीट की एग्ज़ाम वो बाद में होने वाली है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपकी कोई भी 2 एग्ज़ाम एक ही दिन हो, तो आप उसको दोनों को लेना चाहते हैं, मतलब ग्राह्य ग्राह्य कौशल कहते हैं उसको, या फिर पद्धति पद्धति, मतलब दोनों को प्राप्त करने चाहते हैं। दोनों परिस्थितियां आप अपने मतलब करना चाहते हैं कि आपको ये एग्ज़ाम भी देनी है और वो एग्ज़ाम भी देनी है, दोनों एग्ज़ाम देनी है। तो इसको हम परिस्थिति को कहते हैं पद्धति पद्धति या फिर ग्राह्य ग्राह्य। और पद्धति वर्जन का ये आपको एग्जाम्पल मिल ही गया है कि वो अपनी गलती है वो स्वीकार करना चाहता है लेकिन अध्यापक के दंडित होने से डर रहा है। और वर्जन वर्जन मैंने बता दिया आपको कि दोनों परिस्थितियां वो विपरीत परिस्थितियों हो, मतलब उनको दोनों में से आप एक भी नहीं लेना चाहते हैं, जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया था। तो इस प्रकार आप है वो एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? श्रवणबाधिता, शैशव सबलीनता, शैक्षिक पिछड़ापन और अधिगम अक्षमता। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन है वो रिपीटेड है, पहले भी हमारे ऐसा क्वेश्चन आया है। तो एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शैशव सबलीनता, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे दोस्तों असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, ये अगर नहीं दिया होता, सिर्फ इतने आता कि दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी आ जाती, तो यहाँ पे हम अधिगम अक्षमता कर सकते थे। लेकिन असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, ये चीज़ आने से यहाँ पे आंसर आपका शैशव सबलीनता है वो हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा वह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्सोवा, सबलीनता, डेलिरियम ट्रेमेंस और डाउन सिंड्रोम। तो इसमें यही पूछा गया कि बालिकाओं में भूखे रहने की प्रवृत्ति वो ज़्यादा होती है, तो ये कौन से रोग से संबंधित है? ये है एनोरेक्सिया नर्सोवा। तो दोस्तों ये इतना गंभीर रोग है, इसमें बालिकाएं या मैं कहूँगा बालक भी हो सकता है कि कोई कहे यार मैं मोटा हूँ, तो मतलब वो इतना ज़्यादा भूखा रहता है, लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा भूखा रहने की जो प्रवृत्ति है वो रोग होता है एनोरेक्सिया नर्सोवा। और एक होता है बुलिमिया, जिसमें बहुत ज़्यादा खाना खाया जाता है, मतलब ज़्यादा खाना बुलिमिया रोग होता है, और नहीं खाना है एनोरेक्सिया नर्सोवा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? ऑप्टिक एट्रोफी, हाइप्रोपिया, रिफ्रैक्शन,
एस्टिग्मेटिज्म। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, मतलब इसका कोई भी आंसर हो नहीं बताया गया, ये बोनस दिया गया है। बोनस का मतलब दोस्तों यही है कि इसका नंबर चाहे आपने किया है या नहीं किया है, सही है गलत है कुछ भी हो, आपको एक नंबर वो मिलेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया गया है थॉर्नडाइक, गार्डनर, कोहलर और हेल तथा टोलमैन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो भी डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि इसके दो आंसर थे, इंग्लिश में अलग पूछा गया है और हिंदी में अलग पूछा गया है। तो हिंदी में बात करें सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश वाला देखोगे कि इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाई, तो दोस्तों इनसाइटफुल थ्योरी है वो इंग्लिश में आप सबको पता होगा कोहलर की दी हुई है। तो ये मतलब डबल मीनिंग हो गया क्वेश्चन की, हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, इस प्रकार ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था, इसका भी सभी को बोनस दिया गया था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और भारतीय पुनर्वास परिषद। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद। ये देखिए यहाँ पे विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में और आंसर में भी आपको भारतीय पुनर्वास परिषद मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके ये टॉपिक मेरे को पता है कि लगभग किसी बुक में या गाइड में या फिर कोई कोचिंग संस्थान वाला नहीं कराता है, समावेशी वाला वो भी आपको इस चैनल पे जल्दी मिलेगा। समावेशी के नाम से मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन है वो समावेशी शिक्षा के आधार पर 30 में से आपको साइकोलॉजी में पूछे जाते हैं। आपने जैसा कि रीट वाले पेपर में देखा भी होगा, रीट 2018 में लेवल फर्स्ट में भी आया था, लेवल सेकंड में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, और इसी प्रकार पहले वाली जो रीट हुई थी रीट 15 या 8, 11, 12 उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे समावेशी वाले। तो इसका एक वीडियो जल्दी मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का अर्थ है? साकार संचालन, औपचारिक संचालन, पूर्व संचालन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है, तो ये कौन से चरण में शुरू होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचालन, प्री ऑपरेशन स्टेज है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब दूसरी अवस्था। पहली अवस्था तो प्याजे ने बताई थी संवेदीकामक, और दूसरी पूर्व संचालन बताई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे मतलब मौलिक चिंतन वो शुरू हो जाता है, मौलिक तर्क, और बच्चे हैं वो लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है, तो यहाँ पे पूर्व संचालन होती है ये अवस्था, प्री ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने में और 10 से 13 महीने में। तो दोस्तों ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं 10 से 13 महीने में। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, 10 से 13 महीने में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन हैं? वाइगोत्स्की, अल्फ्रेड बिनेट, ब्रूनर और गार्डनर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं, तो यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत है गार्डनर। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की, डेवी, कोलबर्ग और प्याजे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी सामाजिक रचनावाद आ जाए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की के ऊपर निशान लगाना है। वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, वाणी संश्लेषक, पाठ्य पुस्तक का अनुप्रक और विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें। तो दोस्तों यहाँ पे यही समावेशी वाला क्वेश्चन ही हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है, तो आप समझ रहे होंगे कि रीट 2018 में लेवल सेकंड के पेपर में 3 क्वेश्चन वो बोनस दिए गए थे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। श्रवण में विकृति की माप की जाती है हर्ट्ज में, वोट में, डेसिबल में और पौंड में। तो दोस्तों श्रवण में विकृति की माप है वो डेसिबल में की जाती है, डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, डेसिबल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चलन, चढ़ना, दौड़ना, कूदना, लिखना। तो दोस्तों सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्कीमा का मतलब है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संग्रहित पैकेट्स का एकत्रित होना और शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि।
तो दोस्तों स्कीमा का अर्थ होता है लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? जेरोम ब्रूनर, जेपी गिलफोर्ड, जीन प्याजे और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो दोस्तों आपने इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन अगर इसमें ध्यान से आपने शुरू वाले 2-3 शब्द पढ़ लिए तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत है वो किसका नाम है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसका सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनें। 70 से 90, 50 से 70, 30 से 50 और 50 से नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो आंसर माने गए हैं, 70 से 90 और 50 से 70। मतलब शिक्षणीय वर्ग की जो आईक्यू लेवल होता है वो 50 से आप 90 मान सकते हैं, क्योंकि एक में है 50 से 70 और एक में है 70 से 90, और ये दोनों आंसर वो माने गए थे। अब बात करते हैं आज के लास्ट के क्वेश्चन की। हमारा 23वां क्वेश्चन। आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, युग्मज या जाइगोट और जीन। तो दोस्तों आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर ही जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के बजाय जीन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यही आंसर है वो बिल्कुल माना गया है। ऑप्शन नंबर सी, जीन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। अब लेकिन अब कौन सा टॉपिक है वो शुरू करना है, मतलब कौन सा पेपर लेना है, आरपीएससी का कोई पेपर लें या फिर किसी दूसरे स्टेट के टेट का हम कोई पेपर लें, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय